Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 16, 15 or 16. Let me verify. Lecture number 16 है, लेकिन हमने लास्ट टाइम के जो है ये 15th के कुछ मटेरियल रहता था तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब बीच में क्योंकि आपके पास जो है इधर छुट्टियाँ वगैरह जो हैं वो आ गई थी और पेपर वगैरह सब कुछ था, और लेकिन हमने जो है ये कॉन्सेप्ट कुछ पढ़े थे तो मैं थोड़ा सा इनको रिवाइज़ करके फिर यहाँ से ना आगे को चलूँगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमने जी ये देखा था लीनियरिटी एंड सोर्स सुपरपोजिशन। ये हमने नोडल और मैश एनालिसिस के बाद हम ना यहाँ पे पहुँचे थे। तो इसके अंदर हमने देखा था कि जी हमारे पास सर्किट में लीनियरिटी होती है। लीनियरिटी का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक जो प्रॉब्लम है, सर्किट है, रेजिस्टर इस तरीके से आपके पास लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके क्रॉस आप वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो करंट फ्लो करेगा वो I करता है। तो अगर आप इस वोल्टेज को डबल कर देते हैं तो करंट भी आपके पास डबल हो जाता है। अगर आप जो है यहाँ पे एक कोई आपने इस तरीके से प्लस माइनस करके, ठीक है, यहाँ पे कोई सप्लाई लगाई हुई थी जिसकी वैल्यू थी V, ठीक है, तो V लगाने के वजह से ये आ रहा था। तो अगर आप उसको यहाँ पे 2V करने का मतलब ये है कि आप एक और सप्लाई लगा देते हैं जिसकी वैल्यू भी V है, ठीक है, तो ये दोनों जो हैं मिल के टोटल इधर वोल्टेज 2V करेंगे तो करंट 2I फ्लो करेगा। अगर ये V1 है और ये V2 है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो इनपुट के तौर पे वोल्टेज आएगी वो आएगी V1 प्लस V2, और जो करंट फ्लो करेगा वो V1 की वजह से जो करंट होगा I1 प्लस I2 करंट फ्लो करेगा। इसको फर्दर अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वोल्टेज को 3 से करते हैं तो यहाँ पे 2V1 प्लस 3V2 वोल्टेज जो है इस रजिस्टर के क्रॉस आ रही है, और जो करंट होगा वो भी 2I1 प्लस 3I2। तो ये ना दो प्रिंसिपल, लीनियरिटी के होमोजेनिटी, जिसके अंदर मतलब है कि स्केल करेंगे ना इनपुट के ऊपर तो आउटपुट पे भी स्केल हो जाएगा करंट जो उससे कोरस्पॉन्डिंग है। ये हाँ 3 है। और दूसरी है कि एडिटिव प्रॉपर्टी के जी आप दो डिफरेंट किस्म की वोल्टेज सोर्सेज हैं, उनकी वजह से जो आउटपुट पे रिजल्ट आएगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये हमारे पास लीनियरिटी का प्रिंसिपल है। तो इसके साथ हमने प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व की थी और देखा था कि जी हमारे पास अगर एक कोई सप्लाई लगी हुई है, ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी के लिए सप्लाई हमारे पास लगी हुई है, Vs की वजह से हमने देख लिया आउटपुट क्या आएगी। फिर अगर Vs इनपुट साइड के ऊपर हमारे पास 12 से 24 हो जाती है तो हम देखेंगे कि जी आउटपुट साइड के ऊपर जो है ना, जो वोल्टेज आपने निकाली थी, अगर इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया आउटपुट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा वही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मुख्तलिफ केसेस में देखा था। इधर IS है, इसके वैल्यू को चेंज करेंगे तो एक IS की वैल्यू के साथ लेट से 30 एम्पेयर के साथ आपने इनिशियली सॉल्व करना शुरू किया, और फिर जो रिज़ल्ट आता है यहाँ पे मैं बता दूं कि लेट से IS इज़ इक्वल टू 30 है, और आउटपुट के ऊपर आपके पास जो V आउटपुट आया वो आ गया आपके पास 40 वोल्ट। तो जब आप इसको जो है मॉडिफाई करते हैं और इसको 45 करने के लिए आपने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, IS डैश इज इक्वल टू 3/2 IS इज इक्वल टू 45। तो जो V आउटपुट डैश नए सिस्टम की वजह से आना है वो भी 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है 3/2 टाइम्स 40 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ठीक है, तो आपने एक केस में सर्किट को पूरा सॉल्व किया था इस केस के अंदर, और उसके बाद जो इनपुट की जितनी भी वेरिएशंस हैं उन सारों के लिए आपके पास आउटपुट आ गए। ठीक है, तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इसका फ़ायदा है। आपने एक पूरा सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के अंदर आप जो है नेटवर्क के हिसाब से किसी एक जगह पे जो आउटपुट आपने लेनी है
आप चेक करना चाह रहे हैं कि जी अगर मेरे पास सोर्स लेट से ये कोई बैटरी एक लगी हुई है आपके पास, ठीक है, सोलर की जो है ना बैटरी कोई एक लगी हुई है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो पूरा आगे जो है इस तरह का एक नेटवर्क कोई लगा हुआ है, मुख्तलिफ जो है यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं इधर से जनाब। अब मैं ये ऐसे बना रहा हूँ सर्किट में, इस तरह नहीं, ये फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। डीसी के फ़ैन और डीसी के बल्ब लगे हुए हैं और सारा कुछ इस तरह से चीज़ें लगी हुई हैं। तो आपको पता चलता है कि जी ये 12 वोल्ट से जो है ना बैटरी की आहिस्ता आहिस्ता कम होके ये 10 वोल्ट तक इसने पहुंच जाना है, ठीक है। स्लोली चेंज होते होते जो है ना, जैसे जैसे आप अपने सोलर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वो टाइम के साथ साथ जो है ना लेट से 4 आवर्स के अंदर जो है ना वो 12 वोल्ट से 10 वोल्ट के ऊपर पहुंच जाती है। तो आप अब चेक करना चाह रहे हैं कि जी मेरे पास बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे करके कोई, तो उस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज जो है ना वो कितनी कम हो जाएगी, या उस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों आप देखना चाह रहे हैं कि कितना कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि पहले केस के अंदर सॉल्व कर लिया, और फिर जिस तरीके से लीनियरली जिस तरह से ये कम हो रहा है, लेट से पहले आपने सॉल्व किया तो आपको पता चला कि जी ये 4 वोल्ट आ रहे हैं इस बल्ब के क्रॉस, और फिर ये 12 से 10 तक अगर पहुंचा है ना, तो उसी तरीके से 4 घंटे के अंदर ये हो जाएगा। ये इसको 3 से डिवाइड किया था, 12 को 3 से डिवाइड करके ये आ रहा था, तो 10 को 3 से करेंगे तो ये 3.33 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। और करंट अगर आप इसी तरीके से लेते हैं और पता आपको चलता है कि जी करंट इनिशियली जी 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो वो भी इसी लीनियरिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से आप वैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी 4 घंटे के बाद ये करंट हो जाएगा इसको हम 12 से डिवाइड कर रहे थे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6 एम्पेयर। और दोनों को इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आप पावर निकाल सकते हैं कि पावर आपके पास जो है ना आउटपुट को जो डिलीवर हो रही है वो कैसे कैसे चेंज होती रहेगी। और आप एक कोई अगर ये आपको पता है कि जी मिनिमम इतनी पावर तक ही बल्ब ऑपरेट कर सकता है, तो आप अपने सिस्टम में कोई थ्रेश होल्डिंग सिस्टम लगा सकते हैं कि जी अगर बैटरी की वोल्टेज इतनी कम हो जाए तो ये डिस्चार्जिंग रोक के डिस्कनेक्ट कर दे और इसकी चार्जिंग स्टार्ट कर दे, ताकि आपकी आगे वाली डिवाइसेस डैमेज ना हो, ठीक है। अब ये मैंने एक आपको एग्जांपल एक थोड़ी प्रैक्टिकल सेंस में दी है, जिस तरह के ना एक घर के सिस्टम्स या उन जगहों के ऊपर हो सकता है कि आपके पास जो है एक सर्किट है, वो आप इनपुट आपके पास चेंज होती जा रही है, तो आप पूरा टाइम के हिसाब से उसका रिस्पॉन्स जो है ना आउटपुट पे एवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा काम हमने जो है इसके साथ कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हमने और इसी तरह के देखते रहे थे कि हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि आउटपुट जो है ना अगर हमारे पास जनाब 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो हम चेक करेंगे कि जी सोर्स करंट कितना होना चाहिए था, ठीक है। 1 एम्पेयर का करंट इधर से फ्लो कर रहा है, सोर्स करंट कितना होना चाहिए था। ये भी मुझे एग्जांपल ही देनी पड़ेगी। अगर लेट से ये 1 एम्पेयर है और आपको पता चलता है कि जी आई एस उस केस में होना चाहिए आपके पास 3 एम्पेयर। ये एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ये वैल्यूज़ बता रहा हूँ, अभी मैं सॉल्व नहीं पूरा कर रहा। और फिर आप देखते हैं कि जी आई आउट अगर 1 है तो आई एस आपके पास 3 एम्पेयर है। तो अगर आई एस आपके पास जो है, इसको डैश कह देते हैं, डैश, इफ़ आई एस इज इक्वल टू 5 इसके मुकाबले में 5 गुना 5 टाइम्स आई एस डैश, तो आई आउटपुट आपके पास क्या होगा 5 टाइम्स आई आउटपुट डैश के इनपुट को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है आपने तो आउटपुट भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये आता है जी 5 एम्पेयर और सर्किट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से करके जो है ना इस प्रिंसिपल के थ्रू इनडायरेक्टली आप ना प्रॉब्लम्स को काफ़ी सॉल्व कर सकते हैं। ये वोल्टेज के केस में भी ऐसे किया जा सकता है। उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था
कि अगर किसी सर्किट में हमारे पास जो है ये चीज़ें जो है ना, ये पिछले लेक्चर्स की स्लाइड्स में आप देख लें ज़्यादा डिटेल में। मैं बस थोड़ा सा ना रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आगे वाली चीज़ें उसी से डिराइव होके चलती हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग इसको देख रहे हैं। तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे ना एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और हमने क्या करना है कि इसके केस में हमने आउटपुट वोल्टेज V को वैल्यूएट करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि पहले आप एक वोल्टेज सोर्स रख लें, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट के साथ जो है ना उनको नहीं आपने सप्रेस करना होता। एक वोल्टेज सोर्स रखते हैं और करंट सोर्स को सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है 0 एम्पेयर कर देंगे, नया सर्किट एक बन जाएगा। 0 एम्पेयर का क्या मतलब है, कोई करंट नहीं फ्लो करना, तो ओपन सर्किट। तो 6 वोल्ट है, इधर ओपन सर्किट है, उसकी वजह से आपने वोल्टेज इधर निकाल ली जो कि आती है V1। फिर आप क्या करेंगे, ये दूसरा वाला जो है सोर्स जो है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको रखेंगे और इसको जो है सप्रेस कर देंगे। और सप्रेस करने का क्या मतलब है, इसको करेंगे 0 वोल्ट। इसको आपने खोल दिया। 0 वोल्ट करने का क्या मतलब है कि जी अगर दो टर्मिनल के दरमियान में 0 वोल्ट हैं तो वो शॉर्ट सर्किट है। तो ये रखा आपने, इसको शॉर्ट सर्किट किया। अब यहाँ पे आपने निकाल लिया V2। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि दोनों के मौजूद होने के ऊपर जो सर्किट की आउटपुट आएगी वो एक इंडिविजुअल जो है सप्लाईज की वजह से जो आउटपुट्स आनी थी उनके सम के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल आपके पास V है, आउटपुट है, वो हो जाएगी V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कि मुख्तलिफ सप्लाईज लगी हुई हैं इंडिपेंडेंट, तो एक वक्त में एक को आप रख के सर्किट सॉल्व करते जाएं, सर्किट सिंप्लीफाइड होगा और बाद में उनकी वैल्यूज़ को ऐड करके आउटपुट तक आ जाए। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। तो अब मैं जो है यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3 जो है ना ये आपको यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है। और ये कलरिंग मेरे ख्याल में टेक्स्ट लाइन की हम रेड कर लेते हैं, वो ज़्यादा नुमाया तौर पे आपको नज़र आ जाएगा। टाइम हमारे पास है। अच्छा जी, तो इसको हम देखते हैं। अब हमारे पास दो सोर्सेज लगे हुए हैं और हमने V आउटपुट निकालनी है। तो अब लेट से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं किसको रखूँ, 5 एम्पेयर का रख लेता हूँ, ठीक है। 5 एम्पेयर का रखता हूँ तो इसको मुझे जो है सप्रेस करना है। सप्रेस करने का मतलब क्या है कि जी यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जो नया सर्किट बनता है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सर्किट रीड्रॉ करने के अंदर मैं इस 5 ओहम को चाहूँ तो इस तरफ रखूँ, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, ये 5 ओहम मैं इस तरफ बना देता हूँ, ठीक है। ये 5 ओहम का है और आगे जो है ये 3 ओहम है, ये क्या था 3 है और ये 2 ओहम है। याद रहे कि आपने जो आउटपुट जो टर्मिनल है ना, ये जो है कॉन्फ़िगरेशन और आपस में उसको चेंज नहीं करना, नोड्स के ऊपर रीड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी नोड के ऊपर से कोई करंट पूछा होता तो ये इस तरह से रीड्रॉ करने से करंट की वैल्यू चेंज हो जानी थी, मतलब वो ब्रांच एलिमिनेट एक तरह की नज़र आना था। तो ये हमारे पास है जी 5 एम्पेयर के ऊपर, ठीक है। इधर के क्रॉस हमने निकालनी है। तो लेट से जी इधर से जो करंट है, अच्छा ये अब हो जाएगा V आउटपुट 1। तो मैं कह देता हूँ, इसको नाम कर देता हूँ I आउटपुट 1 निकालना है। वो क्या आएगा, करंट डिवाइडर लगाएंगे। I आउटपुट 1 किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर होगा 5 ओहम की रेजिस्टेंस। ये करंट डिवाइडर अब आपको आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, ठीक है। तो ये आप हमारे पास टाइम्स कितना था, 5 एम्पेयर का करंट इटसेल्फ है। तो ये हमारे पास आ जाता है 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर, ठीक है। और जो यहाँ से वोल्टेज आपने निकालनी है V आउटपुट 1 इज इक्वल टू, ये करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो 2 टाइम्स I आउटपुट 1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो हमने जो है
आई आउटपुट 1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स, वो एवेल्यूएट कर लिया। ठीक है, कि 5 एम्पेयर है, दोनों तरफ 5 ओहम क्या है, आधा करंट इधर गया, 2 ओहम से मल्टीप्लाई होके ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, ये आई आउटपुट 1 के लिए हमने सर्किट बना के सॉल्व किया था, फिर हमने इसको रखना है। और अब क्या होगा, जब इस 12 वोल्ट को रखना है, इसको सप्रेस करना है, जिसका मतलब है 0 एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये रीड्रॉ करते हैं हम, ये प्लस है माइनस है, अगली साइड पे 12 वोल्ट है तो ये बन जाता है 5 ओहम, 3 ओहम और ये 2 ओहम। ठीक है जी, प्लस माइनस ये आउटपुट 2 हो गया, ये है 5 ओहम इधर है और 3 ओहम इधर है। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर हम लगाते हैं, तो इसके क्रॉस कितने हमारे पास रेजिस्टेंस है 2, ये वी आउटपुट 2 हम एवेल्यूएट कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इस लूप के अंदर या मैश के अंदर कितनी है, 10 ही है ना, 5 3 8 और 2 10, मल्टीप्लाई कर दिया इसको जनाब हमने 12 से। तो यहाँ पे क्या होता है, चलो इसको कर लेते हैं, ये हो गया 6 बाय 5 इज इक्वल टू 12 बाय 5 वोल्ट। ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये इक्वल टू से का साइन है, 12/5 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास मेरे ख्याल में बन जाता है 2.4 वोल्ट्स, ये आ गया। तो अब हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो ओवरऑल आउटपुट होगी वो हमारे पास होगी वी आउटपुट 1, ये वी आउटपुट है। अच्छा, ये भी पेपर में ना आप लोगों ने मिड में काफ़ी गलतियां की हुई थी कि ना करंट की जगह वोल्टेज लिख दिया, वोल्टेज की जगह करंट लिख दिया, ख़ास तौर पे जब आप लोग जो है क्रैमर रूल अप्लाई कर रहे थे। तो मैट्रिसेस के अंदर जहाँ पे करंट हो तो वहाँ पे करंट ही लिखना, जहाँ वोल्टेज हो वहाँ पे वोल्टेज लिखना। ये भी मिस्टेक जो है ना, ये बताती है कि आपको आइडिया नहीं है कुछ चीज़ों का, या प्रैक्टिस आपकी काफ़ी नहीं है। तो ये जो है 5 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 7.4 वोल्ट, जो कि हमारे पास आंसर है। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये एक बड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है, वरना आपको इसके लिए जो है ना कॉम्प्लेक्स मेथड यूज़ करने पड़ने थे, कि अब यहाँ से भी करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, वो फिर नोडल मैश की बजाय आपने अब ये वोल्टेज और करंट डिवाइडर से ही मसला अपना हल कर लिया। एग्जाम्पल 4.4 हमारे पास है। अच्छा जी, फाइंड आई आउटपुट इन द सर्किट ऑफ फिगर 4.9। हमने आई आउटपुट ये करंट निकालना है, और हमें कहा गया है कि जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यही प्रॉब्लम अगर पेपर में आपके पास आती है और आपको कहा जाता है कि जी इसको सॉल्व करें, तो वहाँ पे पॉसिबल था कि इसको नोडल एनालिसिस से करने के लिए आपने नोड्स ढूंढने हैं, मैशेस ढूंढनी है। ठीक है, पूरा वो मैट्रिक्स बनेगी, ये होगा वो होगा, सारा कुछ करके सॉल्व अभी भी पॉसिबल है कि उसी तरह आपको करना पड़े, लेकिन एटलीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी आप जो है ना प्रॉब्लम की रिजॉल्व सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले हम देखेंगे इंडिपेंडेंट हमारे पास कितने सोर्सेज है। हमारे पास एक ये 4 एम्पेयर का है और एक 20 वोल्ट का सप्लाई है। तो हम ऐसे करते हैं कि जी पहले जो है ना इसमें रीड्रॉ करने की बजाय ना इसी के ऊपर मैं करता जाऊंगा, लेकिन आपको जो है प्रॉब्लम में ऑफ कोर्स सर्किट रीड्रॉ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये जैसे वाइट बोर्ड की तरह का ये एक फंक्शन है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 एम्पेयर रखते हैं, तो इसको सप्रेस करेंगे तो उसका मतलब है 0, जिसका मतलब है कि ये आप भूल जाएं कि इधर लगी हुई है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आपके पास आ गया। और उसके बाद आप देखें तो फिर भी इस प्रॉब्लम की थोड़ी बहुत जो है कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास है। तो हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट से ये लूप जो है वो आई ए है, ये वाली जो लूप है ये मेरे पास है आई बी, और ये वाली जो लूप है ये है मेरे पास आई सी। ठीक है, और फर्दर क्या होता है कि क्योंकि अभी ये हम आधा करंट निकाल रहे हैं तो इसको मैं आई ओ डैश कह देता हूँ। ठीक है, आई ओ डैश निकाल रहे हैं तो ये भी आई ओ डैश हो जाएगा। फिर जब दूसरे केस में हम निकालेंगे तो आई ओ डबल डैश कह के उसको वैल्यूएट कर लेंगे।
तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम अपना जैसे मैश एनालिसिस हम यूज़ करते रहे हैं, आप लोगों ने पेपर में भी यूज़ किया, उसी को अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आई ए क्या होगा, आई ए हमारे पास सिंपली 4 एम्पेयर है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है एक चीज़ की बात जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या आता है जी, आई बी को हम देखते हैं। तो आई बी के केस में टोटल देखें 2 1 3 2 5 1 6, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 6 आई बी माइनस 4 टाइम्स 3, ये यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। 4 एम्पेयर करंट है 3 ओहम में से, तो ये हमारे पास बन जाएगा -12। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस आई सी। ठीक है जी, माइनस आई सी, और यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा, ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है, -5 आई ओ डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो की बजाय मैं क्या करूँगा कि ये जो 12 है ये इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, ये कुछ बच्चों ने ये भी जो है मिस्टेक जो है ना पेपर में की हुई थी, और ये 6 आई बी को मैं इधर करीब करके लिख लेता हूँ, 6 आई बी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर से मैं रिलेशन एक निकालता हूँ, तो इधर का रिलेशन मेरे पास क्या आ जाता है, ये रिलेशन मेरे पास आएगा आई सी के साथ है 5 1 6 4 10 10 आई सी, 10 आई सी हो गया। माइनस आपने इसमें से जो करना है, क्या माइनस करना है, माइनस हमने इसमें से करना है, ये 4 एम्पेयर है टाइम्स 5 है -20, -20 है, 20 अगली तरफ ले जाते हैं, फिर नहीं ये +20 था, सॉरी, -20 अगली तरफ को आ गया। रुक जाएं, स्टेप खाने के अंदर हमेशा मसला होता है, इधर ही लिख देते हैं जी -20, कोई मिस्टेक ना उसकी वजह से हो जाए। -20 हो गया। यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस आई बी, और यहाँ से हो गया +5 आई ओ डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम जो है यहाँ से इसको ख़त्म करके अगली तरफ लिख देते हैं, पोलैरिटी सही रहे, इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जी इन दोनों में ये +5 आई ओ डैश है, ये -5 आई ओ डैश है, तो इनमें से इनको ऐड कर लेते हैं इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आई बी प्लस 9 आई सी इज़ इक्वल टू 32। ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ से आ जाता है। दूसरा रिलेशन हमने एक लेना है, तो हमें पता चलता है कि जी यहाँ से ये जो आई सी है, आई ओ डैश है, ये किसके बराबर है, तो आई ओ डैश हमारे पास आता है 4 एम्पेयर, इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, और आई सी अपोजिट में, तो आई ओ डैश इज़ इक्वल टू 4 एम्पेयर माइनस आई सी। तो ये अब हम इनमें से किसी भी एक में प्लेस करके जो है ना हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, हम ये ऊपर वाले में प्लेस कर देते हैं, आई ओ डैश जो है 4 माइनस आई सी, तो 4 माइनस आई सी प्लेस करने के बाद क्या हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, लेट्स सी, ये बन जाएगा जी 6 आई बी माइनस आई सी -20 -25 को 4 से किया था, -5 को माइनस आई सी से करेंगे, +5 आई सी
इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पर से ये टर्म्स को ज़रा सीधा पतला करें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ जाता है जी 6IB प्लस 4IC इज़ इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से तीसरा रिलेशन आ गया जिसके अंदर डिवाइड हम करें इसको 2 के ऊपर तो हम बाकी टर्म्स तक भी पहुंच सकते हैं अगर चाहें तो ठीक है जी, ये दो हमारे पास टर्म्स आ गई हैं अब। और इन दो टर्म्स के अंदर जो है ना दो वेरिएबल्स हैं तो जिनको हमने सॉल्व करना है। अब चाहें तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और वो वाला सारा कर लें, लेकिन वो है कि पेपर तक जो है ना वहाँ पे मैं चाहता था कि आपको उसका प्रोसेस का पता हो। तो आगे से जो है जो मर्ज़ी मेथड और जिस मर्ज़ी टेक्निक से आप चाहें आप ना सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे अच्छा जी अब क्या इसमें करें। तो ऐसे करते हैं कि एक जो अच्छे तरीक़ाकार होगा वो ये है, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लें। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में अगर हमने इतनी बड़ी टर्म से नहीं करना तो इनको इस सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 3IB प्लस 2IC इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जनाब 15IB प्लस 10IC इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया है ना तो ये आ जाएगा 80 हो गया। और फिर इस वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15IB 3 से किया 9 3 ज़र 27IC इज़ इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 32 2 ज़र 64 प्लस 32 इज़ 96 आ गया। उसके बाद हम ये ऊपर वाली टर्म के ज़रा माइनस साइन साथ डाल के जब इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 17IC इज इक्वल टू 96 माइनस 80 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि जी IC इज इक्वल टू 16 out of 17। let's verify। IC की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट लिखी नहीं है कहीं पे, पर ओके फाइन 16/17 हमारे पास ये आ जाता है। और IC का जब वैल्यू आ गई है तो IO हमें पता था किसके बराबर है, यहाँ पे हम करते हैं 4 माइनस 16/17 इज इक्वल टू 17 नीचे आ गया, 17 को 4 से करना है, 17 2 ज़र 34 ये हो गया जनाब 68 माइनस 16, इसमें से निकालें तो ये बनता है 52/17 एम्पेयर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जी ये तो सुपरपोजिशन लगाने के बावजूद कोई इतना कोई सिंपल किस्म का ये सर्किट नहीं निकला हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेहतर था कि इस पे एक ही नोडल या उस तरह का एनालिसिस लगा के पूरा कर लिया जाता। अभी ये इतना सारा सॉल्व करने के बाद आपने आधा सर्किट सॉल्व किया है अभी। ठीक है, वेरीफाई कर लें हम 52/17 एम्पेयर। ठीक है जी, ये करेक्टली आपने जो है आधा सर्किट अभी सॉल्व किया है। ये वैल्यू इधर लिखी हुई है, इसी को हम रीयूज़ करेंगे।
अब बाकी आधे सर्किट को सॉल्व करने की बारी आई है, तो जी उसमें हम क्या करेंगे कि इस वाले हिस्से को रखेंगे और इसको ओपन सर्किट कर दिया और दोबारा अब सॉल्व करें। तो इधर जो इक्वेशंस आएंगी, इसको I4 और I5 इन्होंने कह दिया, अब इन्हीं की टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि जी ये इधर से तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है, कोई लूप नहीं है, तो दो ही लूप्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उन्हीं लूप्स के थ्रू हम इसको देखते हैं अभी। तो I4 के अंदर हमारे पास आ जाएगा जी 3 2 कितना हो जाता है 5 1 6 I4 माइनस I5 माइनस 5 IO डबल डैश, इस चलो ये ऐसे लिख देते, माइनस 5 IO डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो IO डबल डैश है ना, ये हमें यहाँ से पता चलता है वो माइनस I5 के बराबर है, क्योंकि और कोई लूप में तो शेयर नहीं ना हो रहा, तो हमें पता चला जी IO डबल डैश इज इक्वल टू माइनस I5। तो इधर माइनस I5 करके इसको प्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 6I4 प्लस ये प्लस 5 हो जाएगा माइनस 1 4I5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है पहला रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन है, दूसरे रिलेशन के लिए अब हमारे पास क्या होगा, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इधर से ये माइनस के साथ आ रहा है, इधर से ये प्लस के साथ आ रहा है, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं 10I5 टोटल ये करके I5 10 हो गया, प्लस 5 IO डबल डैश होना था, IO डबल डैश हमारे पास माइनस I5 के बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 5 IO डबल डैश। ये अब मैं डायरेक्टली इधर बोल के कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। और कोई भी हमारे पास जो है एक ये आ रहा है माइनस I4, ठीक है, कि ये ऑपोजिट में आ रहा है। और कौन सी चीज़ है, माइनस 20 इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस 20 था, तो इसको अगली तरफ ले जाके पॉजिटिव 20 लिख देते हैं। तो अब ये IO डबल डैश जो हमारे पास था, नहीं प्लस 5 IO डबल डैश था, इसको हमने जब चेंज किया है तो ये हमारे पास हो गया है माइनस 5I5। ठीक है, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जब हम, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 5I5 माइनस I4 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास आ गया सेकंड रिलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, I4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो भी किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है कि जी इस रिलेशन को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 3 प्लस 2I5 है। तो 3I4 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस 3I4। 3 से मल्टीप्लाई किया 60, 3 से मल्टीप्लाई किया 15I5। इसको और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने, ठीक है, एडिशन करते हैं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 में 60 ऐड करके आपके पास 60 ही बचा। I4 की टर्म जो है वो हमने एलिमिनेट कर दी इसको और इसको करके। और क्या हमारे पास आता है, यहाँ पे 2I5 है, यहाँ पे 15I5 है, तो 2 प्लस 15 17I5, 17I5 इज इक्वल टू 60। तो I5 हमारे पास आ जाता है 60/17।
ठीक है, तो 60/17 आपके पास जो है I5 की वैल्यू आ गई। हाँ, यहाँ पे करेक्ट है। तो I5 की वैल्यू ये आ गई, तो IO डबल डैश इसके नेगेटिव के बराबर था, तो IO डबल डैश इज इक्वल टू -60/17। तो आई आउटपुट जब आपने निकालना है तो वो आपके पास है आई आउटपुट 1 डैश प्लस आई आउटपुट डबल डैश। तो ये क्या आता है, पिछला था 52/17 माइनस 60/17 इज इक्वल टू -8/17 एम्पेयर। जिसका मतलब है कि ये जो करंट है आई आउटपुट ओरिजिनल सर्किट के अंदर, ये वाले के अंदर, वो एक्चुअली ऊपर फ्लो कर रहा है और उसकी वैल्यू है 8/17। तो ये अब देखें कि लाजमी नहीं है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हर केस में आपके पास जो है वो सिंप्लीफाइड या ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ लेके जाए, या एटलीस्ट टाइम आपके पास जो है ना लाजमी नहीं है कि वो कम करे सॉल्व करने के लिए। अभी इधर हमने प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल सॉल्व करना शुरू की तो हमें पता चला कि अगर आपने डायरेक्ट ही नोडल एनालिसिस इधर लगा दिया होता, मैश एनालिसिस, तो आपको जो है कम टाइम में पूरी प्रॉब्लम ही ओवरऑल आप सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपको जो है वो दो दफ़ा जो है मैश एनालिसिस लगा के जो है फिर आपको सॉल्व करना पड़ा, जबकि अगर आप सुपरपोजिशन ना लगाते तो ये जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी थी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ठीक है, ये टेक्निक्स और मेथड्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन आप जो है ना इन्हीं के ऊपर नहीं रह सकते। ठीक है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि जी इस सर्किट में ये करूं ना करूं, और वो चीज़ आपको प्रैक्टिस के थ्रू पता चलेगी। तो प्रैक्टिस के लिए हम अब आगे जो है ये एग्जांपल 4.4 थी, फिर एग्जांपल 4.5 भी हमारे पास एक आ जाती है। एग्जांपल 4.5 के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो मतलब पिछले के मुकाबले में एक लेवल और आगे ये ले गया। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास ऑफ कोर्स जो ये करंट है ये 3 करंट्स के सम के बराबर होगा। इस सप्लाई की तौर पे क्या करंट आता है, इसकी वजह से क्या आता है और इसकी वजह से क्या आता है। तो इधर इन्होंने इसको I1 I2 I3 कह दिया सप्लाईज की वजह से। तो लेट्स से सबसे पहले हम इसको रखते हैं और हम ये करंट एवेल्यूएट करते हैं। तो उसका क्या मतलब है, सप्रेस किया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये वाला हिस्सा ओपन सर्किट हो गया हमारे पास। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दो रेजिस्टर्स हमारे पास जो हैं सीरीज़ में आ गए और ये इसके साथ पैरेलल में। चलें, ये मैं सर्किट ड्रॉ ही कर लेता हूँ। ठीक है जी, प्लस माइनस 12 वोल्ट्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी, 8 ओहम है, यहाँ पे 4 ओहम है, उसके बाद इधर भी 4 ओहम है और इधर 3 ओहम है, इस डायरेक्शन में है I1। पर मैं देखूं तो ये 8 और 4 मिलके जो है ना ये दोनों सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं, 12 ओहम बन जाते हैं, और वो 12 ओहम और 4 ओहम जो हैं वो पैरेलल में आ रहे हैं। तो इस केस में हम फिर ये कैलकुलेटर अगर निकाल के इन पूरे के पूरे सर्किट्स का इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहते हैं तो जी वो हमारे पास किसके बराबर आएगा। तो वो हम देख लेते हैं जी, ये 12 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स का इनवर्स 3 ओहम। तो ये सारा का सारा मिलके जो है ना 3 ओहम के एक रेजिस्टर के बराबर आ जाता है। इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। तो ये 3 ओहम का है, ये 3 ओहम का, ये 12 वोल्ट है। तो ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि करंट कितना फ्लो करना है। 12 आई निकालना है आपने, तो I1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। ठीक है, तो ये सारा आपने देख के ही मतलब कि एक तरह का ना क्विकली सॉल्व करके I1 की वैल्यू आपने निकाल ली।
I1 की वैल्यू आ गई, I2 वही हम रखते हैं जो इसको फॉर I2 के लिए हम क्या करते हैं, कौन से सोर्स को रखते हैं, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है। I2 के लिए 24 ये इसको रख रहे हैं। तो जब इसको रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास ओपन सर्किट हो गई। तो अब जो सर्किट आया है उसके अंदर हमने देखा कि जी ये दोनों अभी भी सीरीज़ में ही आ रहे हैं, इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, रीड्रॉ करते हैं, इस तरफ को प्लस है, ये है 24, ये क्योंकि ओपन है तो ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। तो उसको मैं इधर करके बना लेता हूँ 12 ओहम का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जनाब ये क्योंकि जी शॉर्ट सर्किट एक हमारे पास है तो इस शॉर्ट सर्किट को हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर से जो है हाँ नहीं नहीं ठीक है, ये दोनों को इकट्ठे करके ये इधर तक लगा है, ये 3 ओहम इधर को है, दिस इज़ 3, ये 12 वाला इधर को करके हो जाएगा कनेक्ट, ये हो जाएगा जनाब 4 ओहम का और ये हो जाएगा 3 ओहम का 12 का। अच्छा, अब ये सर्किट बनता है। अब इधर इशू क्या आ रहा है कि जी हमने ये दोनों हालांकि जो है ना आपस में पैरेलल के अंदर बन रहे थे, बल्कि आप यूं समझें हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ही एक तरह से बनते हैं। इसको रीड्रॉ करने के लिए यूं भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है जी, कि ये 3 ओहम का रजिस्टर है जिसमें से इस तरफ को जो करंट फ्लो करना है वो I2 है। तो ये वाली चीज़ भी जो है ना हमारे पास जो है ये करेक्ट होगी। तो ये सर्किट एट द एंड जाके जो है ना इस तरीके से 24 वोल्ट के हिसाब से ये बन गया। तो अब इसमें हमने जब शुरू करना है सॉल्व करने के लिए तो हम चाहें तो नोडल एनालिसिस लगा दें या मैश एनालिसिस लगा दें, पर मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम इसके ऊपर जो है ना मैश एनालिसिस लगाएं, क्योंकि करंट हमने एवेल्यूएट करना है वो डायरेक्टली आ जाएगा। तो मैश एनालिसिस लगाना है तो इसको मैं कह देता हूँ ये जो है IA, और जो ये वाला है इसका नाम I2 ही रख लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ही I2 आपके पास यहाँ पर से आना है। तो पहले वाले केस के अंदर क्या करते हैं, ये जी प्लस साइन की तरफ से ये जा रहा होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 + 4 16 IA। ठीक है जी, 16 IA। इसको और भी तरीके से हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं जो कि ना रिलेटिवली कम टाइम में कर लेगा, मैश एनालिसिस की बजाय भी सॉल्व किया जा सकता है। चले मैं आपको वो तरीका एक दफ़ा ना वही बता देता हूँ। उस तरीके के अंदर क्या है कि मैश वगैरह कोई नहीं आपने इस तरह की बनानी, आपने सर्किट देखा 24 वोल्ट है, इधर I2 आ रहा है, तो आपने चेक करना है कि जी इस नोड के दरमियान में क्या वोल्टेज आएगी। ठीक है जी, प्लस माइनस V डैश लेट से आप निकालते हैं या V2 निकालते हैं आप, वो वोल्टेज क्या आएगी। तो आप देखते हैं कि जी ये दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ सीरीज़ के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ के अंदर थे और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन उसके साथ सीरीज़ में आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है कि ये 4 और 3 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 4 in parallel with 3 divided by 12 plus 4 in parallel with 3 multiplied by 24 is equal to V2। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 2 हो शायद। 4 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स
इनवर्स 12/17। ओके कोई नहीं, 12/17 यहाँ पे आ गया। इसको करेक्ट कर लेते हैं, 12/17 17, और ये भी हो गया 12/17। 12/17 हमारे पास आ गया था। ठीक है, इसको ऑन करके इस तरह से फिर हम करते हैं आंसर डिवाइडेड बाय आंसर प्लस 12। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है जी 1/8। मल्टीप्लाई इसको किया आपने 24 से, तो 3 वोल्ट। 3 वोल्ट आ गया इसके क्रॉस। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो I2 निकालना है। तो I2 हमारे पास क्या आता है, I2 इज इक्वल टू, यहाँ पर से यहाँ पे करें तो ये -3 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1 एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला 2 एम्पेयर आया था, तो इसकी वजह से जो आपके पास करंट इधर से फ्लो करेगा वो होगा -1 एम्पेयर। फाइन, -1 आ गया इस केस में। अब तीसरा हमने निकालना है, इसको रखना है I3। उस केस में क्या होगा जी, इसको शॉर्ट कर दिया और इसको शॉर्ट कर दिया। तो अब दोबारा ज़रा हम देखते हैं कि सर्किट अब किस तरह का हमारे पास बनेगा। इस केस में मेरे ख्याल में हमारे पास इतनी कोई ऑप्शन रहती नहीं है। ठीक है, तो लेकिन है कि इसको ज़रा ना हम प्रॉपरली अगर रीड्रॉ करें तो ज़रा फिर भी आसानी हो सकती है। ये जनाब हमारे पास करंट सोर्स लगा है 3 एम्पेयर का, तो इसके साथ जो है यहाँ से लेके ग्राउंड के दरमियान में एक तो लगा है ये 8 ओहम। ठीक है, ये 7 करके लिख देते हैं। 8 ओहम का जो रेजिस्टर है ये इसके ऊपर वाले टर्मिनल से ग्राउंड के बीच में लगा हुआ है। सेकंड हमारे पास क्या आता है कि जी एक 4 ओहम चल रहा है। उस 4 ओहम के बाद जाके जो है 3 ओहम एक इसके सेकंड नोड के ऊपर से 4 ओहम एक नीचे जा रहा है, और एक 3 ओहम जो है वो नीचे जाके ग्राउंड की तरफ आ रहा है। और 3 ओहम में से जो करंट आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है उसका नाम है I3। ये है 4 ओहम का। ठीक है, तो ये वाला आपके पास जो है ना बेसिकली अब ना सर्किट के अंदर जो है ना ये पूरा एलिमेंट बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है ना वहाँ पे हम अब आगे देखेंगे। मैं बुक में देख लूँ कि इन्होंने कैसे लास्ट सिनेरियो को सॉल्व किया। इन्होंने लास्ट सिनेरियो को नोडल एनालिसिस से सॉल्व किया है। फाइन, हम भी जो है फिर नोडल एनालिसिस से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी जो वोल्टेज है वो V1 है, इधर जो वोल्टेज है वो V2 है, और ये वाला हिस्सा हमारे पास ग्राउंड है। तो इधर से हम देखें इक्वेशन बनानी हो, करंट हमारे पास आ रहा है 3, इधर को आ रहा है, यहाँ पर से जा रहा है अगली साइड पे 2 करंट्स जा रहे हैं। 3 इज इक्वल टू V1/8 प्लस V1 माइनस V2। याद रखें करंट की अगर ये डायरेक्शन ली है तो तमाम बाकी जो लूप्स का केस बनेगा उसमें यही लेनी है। अक्सर बच्चों ने ये भी पेपर में गलती की हुई थी कि V1 2 कि इसके ऊपर जब एनालिसिस किया करंट उस डायरेक्शन में ले लिया, इस तरफ एनालिसिस किया तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। ऐसे आपने नहीं करना, जो एक डायरेक्शन है वो तमाम पूरे सर्किट में कन्वेंशनल उसी तरीके से लेते रहेंगे। तो ये हुआ V1 माइनस V2/4, इसके बराबर हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 24 इज इक्वल टू 3V1
प्लस 8v1 माइनस नहीं 8 नहीं होगा, 8 से मल्टीप्लाई किया था 2 प्लस, ये पूरा ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर होने लगा था अभी। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया v1, यहाँ पे आ गया प्लस 2v1 माइनस 2v2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी 24 इज इक्वल टू 3v1 माइनस 2v2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना इस तरीके से ये आ गया। उसके बाद वाला जो हिस्सा है सेकंड केस के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लगाना है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा जी v1 माइनस v2 ओवर 4 इज इक्वल टू, जो करंट अगली तरफ को जा रहे हैं, v2 बाय 4 प्लस v2 बाय 3। तो ये हमारे पास केस आ जाता है इधर। इस केस में भी हम 4 और 3 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी 3v1 माइनस 3v2, 3v1 माइनस 3v2 इज इक्वल टू 3v2 प्लस 4v2। 12 से मल्टीप्लाई किया था 3, अच्छा जी इस तरह से आ गया। अब इसको सीधा करके हमने लिखना है, तो हमारे पास क्या होगा जी 3v1 है और v2 वाली सारी टर्म अगली तरफ है। ऐसे करते हैं 3v1 को इधर ही रखते हैं और v2 की टर्म्स इस तरफ को ले आते हैं। -3 -6 हो गया -10, तो 3v1 माइनस 10 v2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई तीसरी टर्म। इसके अंदर से जी इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 8v2 इज इक्वल टू 24, v2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट एंड i2 इज इक्वल टू i3 जो था सॉरी इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ठीक है, तो हमारे पास जो अब रिज़ल्ट आया वो ये आया कि जी 2 -1 और +1 एम्पेयर। तो 2 -1 और 1 +1 एम्पेयर के साथ हम जब करके ओवरऑल ये करंट्स ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कितना बना, 2 -1 +1 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो जो ओवरऑल करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है वो हमारे पास 2 एम्पेयर है। इसके आंसर डायरेक्ट कहीं इधर लिखा नहीं है, ये बड़ी अजीब बात है। मेरे ख्याल में एक आध कोई स्लाइड या कोई पोर्शन जो है उस तरीके से मिसिंग है, पर यहाँ पे सारा उसी तरीके से इसको ना सॉल्व किया गया। तो यहाँ पे हमें जो है ना रिज़ल्ट फिर इसका जो ओवरऑल निकलता है वो 2 एम्पेयर निकलता है। तो यहाँ पे आपने फिर ये देख लिया कि जी बास केसेस में पॉसिबल है कि सर्किट आपके पास मुश्किल एज अ रिज़ल्ट जो है वो बन जाए, जिसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, और बास केसेस में पॉसिबल है कि वो इतना सिंप्लीफाई हो जाए कि आपको वाकई ही जितना टाइम नोडल या मैश एनालिसिस में करके लगना था उससे कम टाइम लगे। लेकिन इन एनी केस जब ये इस तरह के मेथड के ऊपर कोई आएगा तो वहाँ पे कहा जाएगा कि जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी जो मकसद है ना वो आपको ये मेथड सिखाना है। ठीक है, तो जो पिछले आपने सीख लिया ठीक है। अब जो अगली जो ये जैसे सुपरपोजिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आएंगी वहाँ पे ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप मैश लगाएं या नोडल लगाएं। वहाँ पे अब आपको अपना सेंस यूज़ करनी होगी कि जी अच्छा मैं मैश लगाऊं कि नोडल लगाऊं, कौन सा जो है वो टेक्निक जो है वो
कम डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो है इक्वेशंस के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन जब आपको कहा जाएगा सुपर पोजिशन से करें तो सुपर पोजिशन से करना है, और आपने देख लिया कि कितना टाइम लग सकता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। तो फाइनल में अच्छी बात है कि टाइम ही 2 घंटे होगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, तो ये हम जो है लास्ट एक इस तरह की जो है आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.5। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.5 के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाला सर्किट है, 3 डिफरेंट सोर्सेज लगे हैं और सुपरपोजिशन लगाना है। सबसे पहले हम 8 वोल्ट वाले को अगर रखते हैं और करंट निकालने की कोशिश करते हैं, ये ओपन हो गया, ये चीज़ हो गई शॉर्ट। तो हमें पता चला ये तीनों रजिस्टर सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो I1 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 8 डिवाइडेड बाय 6 + 2 8 + 8। ये मैं सर्किट दोबारा नहीं बना रहा, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि रास्ता ही एक है, तीनों रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो ये 8/16 इज़ इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। ठीक है, फिर मैं आया सेकंड केस के ऊपर। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ और इसको शॉर्ट कर देता हूँ। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के अंदर मुझे पता चलता है यहाँ से कि ये 8 ओहम और 6 ओहम के सीरीज़ में आ रहे हैं। लेट्स वेरीफाई। ये 2 एम्पेयर का लगा हुआ है, ये 2 ओहम का है। ठीक है, 2 ओहम का लगा हुआ है, और उसके बाद से जो करंट आगे को यहाँ पे निकालना था, इस केस में I2, वो हमारे पास आ रहा है 2 के सीरीज़ कॉम्बिनेशन में से, जो कि है 8 और 6। ये बन जाता है 8 + 6 इज़ इक्वल टू 14। तो ये इकट्ठे मिलके 14 ओहम का बन जाता है, और ये वाला जो था ये था 2 ओहम का। तो इधर क्या करेंगे, आप सिंपली लगाएंगे करंट डिवाइडर। तो करंट डिवाइडर के थ्रू I2 इज़ इक्वल टू 2/2 + 14 ओवर 16 हो गया ना। 2/16 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू, ये कितना हो गया, 4/16, 1/4.25 एम्पेयर। तो आपने ये सेकंड सोर्स की वजह से एवेल्यूएट कर लिया कि जी आपके पास कितना रिज़ल्ट जो है वो एक तरह से आना था। फिर आपके पास आता है जी 6 वोल्ट्स लगे हुए हैं, इसको ओपन कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी फिर आपके पास तीनों रजिस्टर सीरीज में लगे हैं, लेकिन अब ये करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है, तो अब आपने जब ये करंट निकालना है ना, ये इन तीनों एलिमेंट्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में से करंट गुजर रहा है, लेकिन इसको I3 कह देते हैं। ये एक तो पढ़ा नहीं जाना आप लोगों से, सर्दियों में हाथ फ्रीजिंग होते हैं, तो वो ये टाइप करने में भी मसला हो जाता है या लिखते हुए। अच्छा, I3 हमारे पास क्या होगा, ये होगा माइनस साइन। माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये करंट इसके जो है ना नेगेटिव टर्मिनल्स से उधर तक हमारे पास आ रहा है। ठीक है, कि इसके टेल के ऊपर जो वोल्टेज है ना वो कम है और हेड के ऊपर ज़्यादा है। या दूसरे अल्फाज में हम लोग कह सकते हैं, ओहम्स लॉ लगाएं अगर इसके हिसाब से, तो ये इसी तरीके से आएगा आपके पास ना, क्योंकि ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है रेजिस्टेंसेस में। तो ये बन जाता है जी -6/8 to 1016 इज इक्वल टू 3/8 -3/8 एम्पेयर। तो जब आप ओवरऑल करंट निकालेंगे तो वो आएगा I1 + I2 + I3 यूजिंग सोर्स सुपरपोजिशन। ये लाइन आप इधर लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 + 1/4
-3/8 8 के साथ कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर, और फिर देखते हैं जी ये हो जाएगा जी 4 + 2 - 3, ये हो गया 6 - 3 3/8 एम्पेयर, जो कि इसी के बराबर आता है। तो हमने ये वाला भी हिस्सा इस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व कर लिया। तो कोशिश मेरी थी कि मैं आगे वाले जो है ना प्रॉब्लम्स जो है वो करवाऊंगा अगले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लेकिन जो है ना ये प्रॉब्लम्स रिलेटिवली काफ़ी लेंथी निकली हैं, जिसकी वजह से मैं आगे वाला पोर्शन जो है ना वो साथ साथ नहीं अभी आपको करवा सका। तो सोर्स सुपरपोजिशन के अंदर जाके आपको पता चलता है कि आपके बहुत सारे पिछले कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से यूज़ होंगे। मतलब आपको ना सिर्फ KCL KVL लगाना आना चाहिए, आपको नोडल मैश एनालिसिस का पता होना चाहिए, बल्कि आपको सर्किट को रीड्रॉ करने का, सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट्स के थ्रू जो चीज़ एवेल्यूएट करनी है, कितने आसानी से जो सर्किट रीड्रॉ करना है ना, वो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम को बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी कर सकता है। और इधर काम ही सारा सर्किट रीड्रॉ करने का है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम आगे चलेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। तो वो करके और उसके साथ ही थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का थोड़ा बहुत पोर्शन हम स्टार्ट कर देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्योंकि पिछला भी मैं कुछ चीज़ें रिवाइज करके आपको बता रहा था, तो टाइम उनमें भी लग गया, तो आगे हम जो है उस तरह से सॉल्व नहीं कर सके। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फिर लेक्चर 16 वाले जो है स्लाइड से शुरू होगा, पर लेक्चर नंबर 17 होगा, ठीक है, 18 होगा बल्कि। ओके, अल्लाह हाफिज़।